फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, जो आप सभी का डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका प्रथम जो पेपर था आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, उसके पेपर की सॉल्यूशन को मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ। यदि आप सभी नए होइएगा तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शाम को आज आपकी जो क्लासेस हैं 7 बजे चलेगी मैथ की मैराथन क्लास, और 100% वहाँ से प्रश्न फंसने वाला है, ये पूरा विश्वास है मेरे दोस्तों। सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों का जो वस्तुनिष्ठ का पहला जो प्रश्न था आपका, देखिए पूछा गया था, देखिए कि छत्रज्ञ व्यंजन है। तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि छत्रज्ञ जो, क्योंकि ये जो आता है संयुक्त व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन होता है? संयुक्त होता है, क्योंकि छ जो होता है क और स के, किसके? क और स के योग से बनता है। क सा समड़े छ, त प्लस र से त्र, ज और य से ज्ञ होता है, तो आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। आगे आपका पूछ रहा है, देखिए कि अनुनासिक चिन्ह होता है, ठीक है। तो अनुनासिक इसमें से आपका देखिए, ये आपका दिख नहीं रहा है आपका, देखिए अगर ये इस टाइप से है तब तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अदरवाइज आपका दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चौथा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर नहीं दिख रहा है। आई थिंक आपका देखिए होना चाहिए दोस्तों यही आपका, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है देखिए कि गणित में मूल संक्रियाएं हैं। कह रहा है कि गणित में कुल जो आपकी मूल जो संक्रियाएं हैं वो कितनी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, गणित में क्या होता है, देखिए भागु जोग होता है, भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है और घटाना होता है। तो कुल कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा आपका? सेकंड पे चला जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अगला है दोस्तों आपका समान वितरण करने की क्रिया। क्या है दोस्तों आपका? कि समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। तो देखते हैं दोस्तों, समान वितरण करने की क्रिया आप जोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि मेरे अनुसार अगर आप करेंगे, देखिए कोई भी चीज़ बांटना, तो जैसे मैंने 12 है, जैसे समझिएगा, जैसे मेरे अनुसार आपका इसका देखिए भाग होगा, ठीक है। कैसे होगा मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों एक 12 रुपये है, ठीक है। अब लोगों को मैं बांट रहा हूँ, लोगों में एक एक, देखिए इसका अलग अलग आपका सेंस आ जाता है। कैसे कि जैसे 12 रुपये है, देखिए एक एक लोगों में बांट रहा हूँ, एक 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 ऐसे करके मान लीजिए, या 2 रुपये 3 रुपये मैं लिखूंगा, देखिए 1 2 3 4 लोगों में मैंने बांटा। ये तो मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि 12 रुपये को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 3 रुपये करके या 2 2 रुपये करके बांट रहा हूँ, तो 6 लोगों में मैं बांटा, तो यहाँ पर भाग की स्थिति हो जाती है। तो मेरे अनुसार अगर कहेंगे मेरे दोस्तों, तो मैं भाग पर जाऊँगा। आपने क्या आंसर किया इसका ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन आ जाता है, देखिए अब पूछा गया था, देखिए सही कथन है, आपका पूछा था कि सही कथन है। तो इसमें से आपका कौन सा? देखिए भाज्य गुणित भाज्य, ये आपका गलत है, पहले ही है। ये आपका 5 में गुणक है, ये भी गलत है। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान, तो ये भी गलत है आपका। देखिए अंतिम तो हो गया आपका, देखिए विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती। तो सही बात है कि जो विषम संख्याएं होती हैं उनमें जो है आपका 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे आपका 3 है, तो जैसे आपका क्या है आपका दोस्तों 3 है, तो 3 में यदि मैं 2 से भाग दूंगा तो सदैव पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए कि 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर। ये है देखिए 4 4 5, इस 4 का स्थानीय मान आपका 40 होगा। इस वाले 4 का स्थानीय मान कितना है? देखिए 4 4 किधर 2 अंक, तो आपका 400 हो जाएगा। अब 400 में से जब आप 40 को घटाएंगे मेरे दोस्तों, तो कितना आएगा? 360 आएगा। कितना आएगा आपका? 360 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा, देखिए आपका थर्ड पे चला जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों कि सही सुमेल है। देखिए कंठ, जो कंठ से आपका क वर्ग बोला जाता है, देखिए केटीएम 2 मैंने आपको बताया था। दंत, दांत से आपका देखिए आपका कौन सा होता है? त वर्ग बोला जाता है। कौन सा? त वर्ग होता है, तो ये भी आपका देखिए गलत है। ओष्ठ से देखिए च वर्ग, तो ये भी आपका गलत है। देखिए ओष्ठ से, क्योंकि आपने बताया था ना KTMDO, तो के से क वर्ग मतलब कंठ से, तालु से च वर्ग, एम म से मतलब कि ट वर्ग जो है मूर्धा से, डी से आपका त वर्ग, और ओ ओष्ठ से जैसे प फ ब, तो ये सभी गलत हैं। आपका सही कौन सा? आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, देखिए कि भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, उच्चारण दोष, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका देखिए ये सभी आपका समस्याएं हैं भाषा शिक्षण में, तो आपका कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग आते बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9,
क्या पूछा गया था मेरे दोस्तों कि ओष्ठाकृति के आधार पर, किसके ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, वृत्ताकार अवृत्ताकार। तो दोनों मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर होता है वृत्ताकार और अवृत्ताकार होता है। वृत्ताकार जैसे आप बोलेंगे ओ, औ। अब जैसे अवृत्ताकार में जैसे देखिए अ जो है वृत्त की तरह आपका मुंह नहीं बनता है, गोल नहीं बनता है, इसमें से आपका अ और ब दोनों हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए एक मिनट, कि निम्न से चित्रलिपि है। तो चित्रलिपि क्या होती है मेरे दोस्तों कि जैसे हम लोग ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वर्डों में है, तो कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसमें चित्रों के माध्यम से चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो वो आपकी एक देखिए, अगर आपके चीनी लिपि को अगर बोलें तो चीनी लिपि को हम चित्रलिपि के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए, अब आगे देखिए आपका आता है, देखिए कि 2, 3, 5, 7 संख्याएँ हैं। प्राकृतिक संख्या, ये भी आपकी प्राकृतिक संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य भी संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय भी संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या की बात करें तो आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 2, 3 और 5, 7 आपकी परिमेय संख्याएं भी हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी है और अभाज्य संख्याएं भी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर मैं श्योर पर जाऊँ, सटीक पर जाऊँ, तो ये देखिए सभी क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो इसलिए अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, अभाज्य पर आपका जाएगा। किस पे जाएगा आपका, अभाज्य संख्या पे जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 0 से लेकर के कहाँ, सॉरी 1 से लेकर के शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं, 1, 2, 3, तो उसके अंतर्गत ही भी आ जाएगा। अब परिमेय संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, तो क्या 2 को 2/1 नहीं लिख सकते हैं, 3 को 3/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो यह है, लेकिन ज़्यादातर सूटेबल है आपका अभाज्य संख्या। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए बढ़िया पूछा था, महाप्राण वर्ण हैं। तो मैंने बताया था कि इसे क है, ख है, ग है, घ है और अंग है। प्रत्येक वर्ग का पहला कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा क्या होता है आपका महाप्राण होता है। तो इसमें से देखिए कौन सा आपका दूसरा और चौथे में आ रहा है। देखिए क जो आपका पहले में आ जा रहा है तो ये पहले ही आपका अल्प प्राण हो जाएगा। च भी पहले में आ रहा है, लेकिन ख और घ देखिए दूसरे और चौथे में आ रहा है कि नहीं। तो आपका कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, तीसरा हो जाएगा आपका, कौन सा, ख और घ। और यहीं पर अघोष सघोष पूछता था, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, कौन सा प्रत्येक वर्ग का मेरे दोस्तों, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सघोष होता है। अब क्या होता है आपका, अघोष होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे आपका क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, कि कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका किसका था, आचार्य वामन का था। किसका था मेरे दोस्तों, आचार्य वामन का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए और Q का मान क्या हो आपका 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो कौन सा आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड पर हो जाएगा मेरे दोस्तों। किस पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड पे हो जाएगा। आगे आपका जाता है, देखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका था। देखिए त थ द ध अवयव हैं, मतलब कि त थ द ध किस चीज़ से बोला जाता है दोस्तों, दांत से बोला जाता है। मैंने अभी बताया KTM2 KTMDO, के से क वर्ग का कंठ से, त वर्ग तालु से, ये ट वर्ग मूर्धा से और त वर्ग दंत से। तो आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका तीसरा जो आपका हो जाएगा दंत। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपके 15 बहुविकल्पी में से कितने सही हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा था, देखिए कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आपको मैंने बताया था देखिए कि विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है मेरे दोस्तों, ठहराव लेने के लिए। किस चीज़ के लिए, ठहराव लेने के लिए। सीधे बात आप बस यही पूछ रहा था कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको बोल देंगे देखिए कि विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, देखिए ठहराव लेने के लिए किया जाता है। या फिर बोल सकते हैं देखिए कि कुछ संकेत चिन्हों को देखिए बोल सकते हैं ठहराव लेने के लिए, या भाषा के लिखित रूप में ठहराव लेने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठहराव लेने के लिए जैसे देखिए आपका एक मैंने आपको बताया था, देखिए रोको, मत, जाने दो, जाने दो। तो देखिए विराम चिन्ह है, देखिए ये आपका मैंने अल्प विराम लिया है। ठीक है, अब इसी में देखिए एक आपका विराम चिन्ह लिया, देखिए रोको, रोको यहाँ पर देखिए विराम लिया मैंने, यहाँ पर विराम लिया, रोको मत जाने दो। तो यहाँ देखिए दोनों का अर्थ क्या हो गया आपका, अलग अलग हो गया। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, यहाँ दिखा रहा है उसको रोको, जो व्यक्ति जा रहा है अरे उसको रोको, अरे मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और दूसरा तरीके से मैं बोल रहा हूँ रोको मत जाने दो, जाने दो।
देख रहे हैं, तो दोनों का क्या है मेरे दोस्तों, अर्थ आपका अलग अलग निकल रहा है, तो वही आप लोगों का विराम चिन्ह होता है। आगे हम लोग देखिए, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड के बारे में मैंने बताया था कि वह सार्थक ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ड कहते हैं। जैसे आपका क है, अ है, इसको और टुकड़ा आप लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वर्ड क्या होता है, वह सार्थक ध्वनि जिसके और जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ड कहते हैं। आगे आपका जाता है दोस्तों, देखिए गंगा का 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। तो गंगा को देखिए भागीरथ ने लाया था, इसको भागीरथी बोलते हैं, भगीरथी बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, और उसको देव नदी भी बोलते हैं, देव नदी भी बोलते हैं। 4 आपका पूछा था, तो एक आपका हो जाएगा देखिए मंदाकिनी हो गया, भगीरथी हो गया, देव नदी हो गया। एक आपका ध्रुव नंदा भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, ध्रुव नंदा। ये आपका इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। देखिए तुकांत शब्द क्या होता है, देखिए ये आपका देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए तुकांत शब्द, तो तुकांत शब्द ये होता है दोस्तों, जैसे बोल सकते हैं देखिए कि वे शब्द जिनके अंत में समान तुक वाले अर्थात एक समान लय वाले शब्द हों, या जिन शब्दों का अंत, जैसे बोल सकते हैं देखिए, इसे स्पष्ट समझिए, तुकांत शब्द आप ऐसे बोल सकते हैं देखिए कि जिन शब्दों का अंत वाला अक्षर समान होता है उसे तुकांत शब्द बोलते हैं। क्या, जिन शब्दों का अंत वाला अक्षर समान होता है उसे तुकांत शब्द बोलते हैं। काव्य में भी इसका वो चीज़ हो जाता है, प्रयोग किया जाता है काव्य का अंतिम अक्षर। जैसे देखिए आपका सोना, सोना है, अब इसके बाद आगे मैंने बोल दिया मोना, अंतिम वाला देखिए ना है ना, इसमें भी ना आ रहा है, एक समान है, ये तुकांत शब्द हो जाएगा। या सोना की जगह यहाँ पर रोना भी लिख सकते थे, रोना, ठीक है। या फिर देखिए माला, मैंने क्या लिखा, माला, इसका अंतिम वाला अक्षर क्या है, ला है। अब इसके आगे मैंने इसके लिख लिया ताला, क्या लिख दिया, ताला। तो ये देखिए ऐसे मैंने लिख दिया नाला, तो ये क्या है, ला 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 आ रहा है ना अंतिम में, तो ये सभी क्या है आपके तुकांत शब्द हो जाएंगे। जैसे रानी, रानी का आपका हो जाएगा, जैसे कि आपका मैंने लिखा रानी, अंतिम में फिर लिख दिया पानी, तो देखिए इसमें नी नी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये सभी क्या है, तुकांत शब्द हैं। तो मतलब क्या बोलते हैं, मैंने बताया कि जिन शब्दों का अंत वाला अक्षर क्या होता है, समान होता है, उसे तुकांत शब्द कहते हैं। अब आगे आपका था देखिए कि आरोही क्रम व अवरोही क्रम को समझाइए। तो आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि आरोही क्रम क्या होता है, देखिए बढ़ता हुआ क्रम, मतलब कि जब कोई भी संख्या क्या हो बढ़ते हुए क्रम को दर्शाए उसे क्या होते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब कि उतरता हुआ। जैसे कि देखिए आरोही क्रम, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है देखिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये आपका धीरे धीरे क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसे आरोही क्रम बोलेंगे। अवरोही क्या होता है, घटता हुआ। जैसे मैं ठीक इसका उल्टा लिख देंगे, 6 6 से 5 देखिए कम हो रहा है, 5 से का 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये क्या है आपका घटता हुआ क्रम। तो ये आपका अवरोही क्रम है, ये आपका अवरोही है, और ये आपका क्या है, आरोही है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे आपका देखिए पूछा गया था कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन आप लोगों ने लॉक ने दिया था। किसने दिया था मेरे दोस्तों, लॉक ने। किसने दिया था, लॉक ने दिया था। अब आपका पूछा था देखिए गुणक किसे कहते हैं। तो गुणक का मतलब आप जानते ही हैं, गुणक का मतलब होता है देखिए गुणा करना। गुणक मतलब जैसे एक ही संख्या है, देखिए 2 है, अब 2 के जैसे मैंने 5 बार जोड़ा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, कितनी बार जोड़ा देखिए, 1 2 3 4 5, जोड़ने बराबर कितना आपका आया, 10। या फिर मैं 2 को मैंने कितनी बार जोड़ा, 5 बार जोड़ा, तो मैं 2 को 5 बार जोड़ा तो सीधे 5 दूना के आपका सीधे 10 लिख दिया। तो ये क्या है मेरे दोस्तों, आपका गुणक है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए आपका पूछा गया था देखिए कि स्थानीय मान, क्या पूछा था दोस्तों, स्थानीय मान से क्या तात्पर्य है। तो स्थानीय मान क्या बोल सकते हैं, देखिए कि आप अगर परिभाषा के रूप में अगर इसका लिखना चाहें तो स्थानीय मान संख्याओं को निरूपित करने की वह प्रणाली है। आप बोल सकते हैं कि स्थानीय मान संख्याओं को निरूपित करने की वह प्रणाली है जिसमें किसी संकेत मान, क्या, जिसमें किसी संकेत मान इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ है। फिर से सुन लीजिए कि स्थानीय मान संख्याओं को निरूपित करने की वह प्रणाली है। क्या है, एक प्रकार की बोल सकते हैं प्रणाली है जिसमें, क्या बोल सकते हैं, जिसमें किसी संकेत मान, जो संकेत मान होता है इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ पर है। जैसे मैंने लिखा देखिए 4 5 6 8,
तो ये जो 4 है, 4 का स्थानीय मान क्या है, तो ये जो संकेत दिखा रहा है ये किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान आपका होगा देखिए 4000। तो ये आपका क्या होगा, स्थानीय मान होगा मेरे दोस्त, समझ में आ गया। अब आपका आ जाता है द्विज शब्द। तो देखिए द्विज शब्द क्या होता है, देखिए द्वि का मतलब होता है 2 बार, द्वि का मतलब क्या होता है 2 बार, और ज का मतलब होता है दोस्तों जन्म लेना। क्या होता है, जन्म लेना। मतलब ऐसे शब्द बोल सकते हैं कि जिनका क्या हो 2 बार जन्म हुआ हो उसे द्विज शब्द कहते हैं, समझ में आया मेरे दोस्तों, या जिनका जन्म 2 बार हुआ है उसे द्विज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए पक्षी, आपका क्या आता था, देखिए पक्षी को द्विज शब्द बोलते हैं। देखिए किससे मेरे दोस्तों, पक्षी को। क्यों, पक्षी एक बार क्या होता है अंडे में के रूप में होते हैं, इसके बाद अंडे से निकल करके फिर क्या होता है बच्चे के रूप में आते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, पक्षी हो गया। और दूसरा देखिए जो ब्राह्मण होते हैं उनको भी क्या होता है, द्विज बोलते हैं। पहले के ज़माने में ब्राह्मण को द्विज भी बोलते थे, ठीक है, क्योंकि जब बच्चा जो होता है जब छोटा होता है तो अपनी माँ के गर्भ से किस रूप में जन्म लेता है, शिशु के रूप में लेता है। किस रूप में, शिशु के रूप में लेता है। और बड़ा होकर के जब यज्ञोपवीत कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसे भी ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा था, देखिए कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि क्या होता है, देखिए आप लोग दोस्तों ऐसे समझिए कि ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए खास प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे क ध्वनि को व्यक्त करने के लिए ये आपका एक चिन्ह है, ख को व्यक्त करने के लिए ये है। तो ध्वनियों को प्रकट करने के लिए एक खास चिन्ह बनाया जाता है, खास प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं लिपि कहते हैं। जैसे मैंने एक क लिखा और ख लिखा, तो ये इसको प्रकट, इस जो ध्वनि को प्रकट करने का जो चिन्ह है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। किसमें, देवनागरी लिपि में। वैसे ही चीनी लिपि होती है आपका, देखिए चीनी में जो होता है आपका, इंग्लिश जो होता है, ठीक है, फ्रेंच होता है, कई चीज़ें आपका होता है, तो इसी तरीके से आप लोगों का लिखा जाता है मेरे दोस्तों। जैसे कि ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्ठी लिपि थी, आपकी क्या थी, लिपि थी मेरे दोस्तों। आगे आपका जाता है देखिए कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था मिश्रित वाक्य क्या होता है। देखिए एक वाक्य जो होता है दूसरे वाक्य पे क्या होता है, डिपेंड रहता है। मतलब एक वाक्य क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा जो उपवाक्य होता है वो पहले वाले पर आश्रित होता है। अगर इसका मतलब अगर परिभाषा अगर बोलूँ तो बोल सकते हैं देखिए कि जिन वाक्यों में एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या हो, उपवाक्य हो, तथा एक क्या हो आपका प्रधान उपवाक्य हो, तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ, देखिए कि जब दुर्घटना की खबर सुनी, क्या, जब दुर्घटना की खबर सुनी, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया, तब मन दुखी हो गया। तो इसमें जब दुर्घटना की खबर सुनी, ये प्रधान है, इस पे देखिए आश्रित है दूसरा वाला सब, तब मन दुखी हुआ, तो एक आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आगे आपका पूछा देखिए सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें देखिए मौसा जिनका होता है केवल और केवल एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं देखिए कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या अलग होता है दोस्तों, सह अभाज्य मतलब कम से कम एक दो संख्याएं होगी, कम से कम दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा होगा जिसमें अगर मैं उसका गुणनखंड करूंगा तो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे मैंने 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। 9 लिख दिया, आपका 25 लिख दिया, लेकिन 9 देखिए आपका एक भाज्य संख्या है और 25 भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये आपस में क्या है, सह अभाज्य है। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 का आपका 3 गुणित 3 होगा, 5 का करेंगे तो 5 गुणित 5 होगा, और देखिए गुणित 1 कर सकते हैं, गुणित के तो 1 के अलावा और कोई इसका और मौसा निकलेगा अगर नहीं, तो ये सभी क्या है मेरे दोस्तों, सह अभाज्य संख्या है। समझ में आया। जैसे आप 16 और 25 को भी लिख सकते हैं, तो ये सभी क्या है, आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। आगे कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है कि 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी। तो भैया 40 को आपको कितने में, 6 लोगों में बांटना है, तो आपको देखिए 6 के आपका 36, तो शेष कितना बचेगा आपका 4, तो आपका शेष कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, शेष जो आपका 4 पुस्तकें शेष बचेंगी, यही आपका है आंसर। आगे आपका जाता है देखिए कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं देखिए कि मतलब ऐसी संख्याएं जिसको p बटा के q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याओं पर करड़ी चिन्ह लगा देने पर, किस पे, जैसे आपकी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, इस पे करड़ी चिन्ह लगा देने पर जो संख्याएं में प्राप्त होगी वो कभी क्या होंगी,
अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 पूछा था कि काव्य का क्या अभिप्राय है। किसका मेरे दोस्तों? काव्य का अभिप्राय। तो काव्य का क्या अभिप्राय है देखिए, तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है। क्या है? कि काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, वो आपका काव्य है। या फिर और काव्य के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो काव्य वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है, वो आपका काव्य होता है दोस्तों। ठीक है। तो इस तरीके से आपके सभी अति लघु उत्तरी प्रश्न हो गए। अब आपके लघु उत्तरी प्रश्नों का आप देख लीजिए। पहला जैसे आप पूछा था, देखिए सम तथा विषम संख्याओं में उदाहरण सहित अंतर क्या कीजिए। तो सम संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। विषम संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित नहीं होती है। तो यही सभी आप लोगों को बातें में बताना था। जैसे आपका देखिए 4 जो है 2 से विभाजित है, 5 2 से विभाजित नहीं है, ये आपका विषम संख्या है। आगे देखिए अनुनासिक और अनुस्वार में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। तो अनुनासिक क्या होता है दोस्तों? अनुनासिक जिसपे आपका चंद्र बिंदु लगा होता है, और अनुस्वार जो होता है चंद्र बिंदु नहीं लगा होता है। यही होता है आपका देखिए अनुनासिक और अनुस्वार। लेकिन ध्यान रखिएगा, अनुनासिक जो शब्द होता है वो प्रारंभ में, मध्य में और अंत में कहीं पर भी आ सकता है। अनुनासिक जो शब्द होता है वो प्रारंभ में, अंत में और मध्य में कहीं पर भी आ सकता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के बताऊं, जैसे हंसी, हंसी, लहंगा, लखनऊआ, लहंगा, और आपका क्या हो जाएगा? कुआं। तो देख सकते हैं, देखिए प्रारंभ में भी ये है, मध्य में भी है, अंत में भी है। ठीक है मेरे दोस्तों। और देखिए और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, उच्चारण के आधार पर जो अनुनासिक होता है, कौन सा? उच्चारण के आधार पर जो अनुनासिक होता है आपका स्वर होता है, जबकि अनुस्वार जो होता है दोस्तों वो आपका व्यंजन होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार की जो ध्वनि होती है वो नाक से निकलती है। किससे? सिर्फ और सिर्फ आपका नाक से निकलती है। लेकिन अनुनासिक की जो ध्वनि है नाक और मुख दोनों से निकलती है। ठीक है मेरे दोस्तों। और अनुनासिक में क्या होता है आपका, देखिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है इस तरीके से, जबकि अनुस्वार में आपका इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और एक बात है, और एक बात ध्यान रखिएगा, अनुनासिक जो होता है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अनुनासिक को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि जो अनुस्वार होता है उसको वर्ण में, किसको? अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। किसमें? अनुस्वार को यदि आप चाहें तो वर्ण में बदल सकते हैं मेरे दोस्तों। तो यही सब आप लोगों का है। आगे आपका पूछा, देखिए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन करिए। देखिए रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य, सरल होता है, संयुक्त होता है और मिश्र होता है। और भाव के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है। एक विधानवाचक जिसमें सकारात्मक चीज़ हो, वह प्रतिदिन खेलता है। निषेध में क्या होता है? जैसे वह प्रतिदिन नहीं खेलता है, वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। प्रश्नवाचक होता है जिसमें प्रश्न का भाव आता है, वह पढ़ने नहीं, वह स्कूल क्यों नहीं गया। संदेहवाचक जिसमें संदेह का भाव हो। संकेतवाचक जिसमें संकेत का भाव हो। इच्छावाचक मतलब इसमें इच्छा का भाव हो। आज आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा का वाचक हो, जैसे चुप रहो, ये आज्ञा का भाव है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को करना था। आगे देखिए हासिल की अवधारणा को आप बच्चों को किस प्रकार समझाएंगे ये बताना था। किसी बालक में भाषा के प्रति उत्पन्न करने के लिए आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, ये क्वेश्चन था। और आगे आपका क्वेश्चन था देखिए कि चित्रलिपि से आप क्या समझते हैं, चित्रलिपि के लाभ बताइए। तो चित्रलिपि के बारे में दोस्तों, चित्रों के माध्यम से चीज़ों बच्चों को पढ़ाने पर चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मन मंदिर में बैठ जाती हैं। स्वर किसे कहते हैं? देखिए जो स्वतंत्र रूप से बजाए जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित समझाइए। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर जो होता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा का 2 गुना समय लेता है। जैसे आपका आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया। ऐसे ही मतलब कि अ, ई, उ और री ये आपके ह्रस्व स्वर है। इसके अलावा जितने भी आपके क्या हैं, आपका दीर्घ स्वर हैं। यही सब आपका श्रवण कौशल का उद्देश्य एवं महत्व आपको पूछ रहा था। गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताना था। लेखन के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करना था। इस तरीके से दोस्तों आप सभी के सभी जितने भी आपके प्रश्न थे लगभग मैंने पूरे का सल्यूशन दे दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। और आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि रात को जो मेरी 7 बजे क्लासेस लगेगी उसे बिना अटेंड किए मत जाइएगा, क्योंकि उसका टाइटल आप लोग बस देखना है, पेपर आउट, पेपर का संपूर्ण हल देख लेना मेरे दोस्तों। यकीन करना, यदि ईश्वर की इच्छा रही, कृपा रही तो वहीं से प्रश्न फंसेगा।
एक प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में भी ऐसा हुआ था और सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसा हुआ था दोस्तों। तो उम्मीद भी यही की जा रही है कि ईश्वर की कृपा रही तो इस बार भी होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इस वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा पेपर बना होगा, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।